स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपनी हिंदी व्याकरण का 8वां अध्याय जो कि है संज्ञा, उसके बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा है क्या? अब दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उन सबको हम लोग किसी ना किसी नाम से पहचानते हैं। अब इतने सारे दुनिया में लड़के हैं, इतनी लड़कियां हैं, सबका कोई ना कोई नाम तो है। तो वो किसके अंतर्गत आ जाता है? संज्ञा के अंतर्गत। संज्ञा किसे कहा जाता है? जिस शब्द से किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध हो, यानी कि इन चीजों का पता चले जिस शब्द से, वो क्या है? संज्ञा। उन्हें संज्ञा कहा जाता है। कुछ संज्ञा शब्द प्राणीवाचक होते हैं, प्राणीवाचक मतलब लिविंग, और कुछ अप्राणीवाचक होते हैं, नॉन लिविंग। कुछ जो शब्द प्राणीवाचक हैं वे हैं शेर, घोड़ा, पिता, बालक आदि। यानी जो चीजें सांस लेती हैं, खाती हैं, पीती हैं, उन सबको क्या कहा जाता है? प्राणीवाचक। और जो ना तो खाती हैं ना ही वो सांस लेती हैं, उनको क्या कहा जाता है? नदी, देश, पर्वत, ये सब क्या है? नॉन लिविंग के अंतर्गत आ जाती है, जो कि अप्राणीवाचक है। इस प्रकार कुछ ऐसी संज्ञाएं भी हैं जिनको हम लोग गिन सकते हैं, और कुछ ऐसी हैं जिनको गिना नहीं जा सकता। जिनको गिना जा सकता है उन्हें गणनीय कहते हैं, और जिनको नहीं गिना जा सकता वो अगणनीय में आ जाती हैं। अब जो चीजें गिन सकते हैं उनके अंदर क्या है? वह जैसे बालक, कितने बालक खड़े हैं ये हमें पता है, कितनी पुस्तकें हैं ये हमें पता है, दीवार पर कितने चित्र लगे हैं ये हमें समझ में आ सकता है, लेकिन हवा कितनी चल रही है ये नहीं हमें पता है। इसमें मिठास कितनी है वो भी हम लोग इतने शब्दों में बोलते थे, बहुत ज्यादा, बहुत कम। कम ज्यादा ये माप में आता है, इसको हम लोग गिन नहीं पाते हैं। हरियाली आदि अगणनीय संज्ञाएं हैं। इसके बाद आता है, ये तो हो गया परिभाषा और संज्ञा की कुछ जानकारी जो कि हमें होना बहुत जरूरी था। उसके बाद आ जाते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के आगे निम्नलिखित 5 भेद होते हैं, उसको 5 भागों में विभाजित कर दिया गया है संज्ञा को, जिससे कि हमें उसकी जानकारी बहुत अच्छे ढंग से हो जाती है और उसकी पहचान भी बड़ी आसान हो जाती है। सबसे पहला आता है व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक, तीसरा है भाववाचक, चौथा द्रव्यवाचक और 5वां समूहवाचक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो। अब आप लोगों के मन में एक प्रश्न आ रहे होंगे कि मैम आपने संज्ञा का हमें बताया कि जिससे प्राणी, वस्तु, स्थान का बोध हो उसे भी संज्ञा कहा जाता है, और व्यक्तिवाचक संज्ञा में आप बोल रहे कि मैम व्यक्ति, वस्तु, स्थान। बेटा यहां पर मैंने एक शब्द और बोला था, भाव। इसके अंतर्गत हर चीजों के साथ साथ भाव भी आता है, लेकिन व्यक्तिवाचक में भाव का कोई स्थान नहीं है। यहां पर व्यक्तियों के नाम, प्राणियों के नाम, वस्तुओं के नाम तथा स्थानों के नाम हैं, जो कि पूर्ण रूप से हम लोगों को पता होते हैं। किसी का भी नाम अगर आपको एक बार बता दिया जाए तो आप लोग उसके नाम को लेकर परेशान नहीं रहते हो कभी भी। आपको पता है कि इस लड़के का नाम या इस लड़की का नाम या मेरे साथ पढ़ने वाले मेरे सहपाठी का नाम ये है। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु या विशेष स्थान के नाम का पता चले उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। पहला है व्यक्तियों के नाम, जिसमें केशव, माधव, राम, आपके साथ पढ़ने वाले किसी भी, जैसे आपकी क्लास में अगर मान लो किसी लड़के का या लड़की का नाम सुखमन है, सिमरन है, तो वो क्या है? व्यक्तिवाचक में आ जाती है। प्राणियों के नाम में अगर हम लोग किसी भी जानवर की बात करें तो अगर तो वो पालतू है तो उसको नाम दे दिया जाता है, तो वो किसमें आ जाता है? व्यक्तिवाचक में। जब तक उसका नाम नहीं दिया जाता वो जातिवाचक में आ जाता है। जब तक किसी वस्तु को नाम दिया जाए वो व्यक्तिवाचक में, जिसका नाम नहीं दिया जाता वो जातियों में आ जाता है। उसके बाद है व्यक्तियों के नाम, केशव, माधव, मैंने आपको बता दिया कि राम, सीता, सिमरन, सुमन, कोई भी नाम हो सकता है। प्राणियों में एरावत, ये इंद्र का हाथी है जिसका नाम यहां पर बताया गया है। हाथी जातिवाचक में आता है, लेकिन ये इंद्र का हाथी जिसका नाम एरावत है ये विशेष व्यक्तियों में आ जाता है, तो ये कहां पर आ गया? व्यक्तिवाचक में। चेतक,
महाराणा प्रताप का घोड़ा, अकेला अगर घोड़ा होता तो जातिवाचक में आ जाता, लेकिन ये क्या है, चेतक इसका नाम रख दिया गया और एक विशेष व्यक्ति के साथ इसका संबंध है, तो ये क्या आ गया, व्यक्तिवाचक के अंदर। कामधेनु गाय, जो बाकी गायें जो आती हैं वो सबकी सब जातिवाचक में आती हैं, लेकिन जिस कामधेनु का हम नाम ले रहे हैं वो बहुत पूज्य है, उसको लोग पूजते हैं, वो एक विशेष प्रकार की एक गाय को माना जाता है, तो इसलिए ये व्यक्तिवाचक में आ गया। उसके बाद है वस्तुओं के नाम, जिसमें धनुष, अगर वही बात आ जाती है जिसका नाम रख दिया जाए, ग्रंथ है अगर, तो ग्रंथ बोला जाए तो काफी सारे ग्रंथ हैं, वो ग्रंथ जो हैं वो जातियों के अंदर आ जाते हैं, लेकिन अगर किसी ग्रंथ का नाम है तो वो व्यक्तिवाचक में है। अगर अकेला बोला जाए कि भारत में बहुत सारे ग्रंथ हैं तो वो जातिवाचक में आ जाएगा, लेकिन अगर बोला जाए कि हर धर्म का अपना ग्रंथ है, जिस प्रकार से हिंदू धर्म में रामायण, सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब जी, ठीक है, उसके बाद बाइबल, कुरान, ये सारी की सारी अगर आ जाती हैं तो ये किस में आ जाते हैं, व्यक्तिवाचक में। इसके अतिरिक्त अगर नदियों के नाम है, गंगा नदी, यमुना, समुद्र, आपके जितने भी समुद्रों के नाम है वो आ गए। समाचार पत्र, दिनों में सोमवार, मंगलवार, हर एक दिन का अपना महत्व और हर एक दिन का नाम रखा गया है। वर्षों में अगर उसके साथ उसका आगे नंबर लगा दिया जाता है 2019, 2020, तो ये वर्ष जो है ये भी किस में आ जाते हैं, इन्हीं के अंदर आ जाते हैं, व्यक्तिवाचक के अंदर। पुस्तकों के नाम होते हैं, वैसे तो पुस्तक जो है या कुछ भी है तो वो किस में चला जाता है, जाति में चला जाता है, लेकिन अगर नाम विशेष है उसका तो वो व्यक्तिवाचक के अंदर आ जाता है। पर्वत आदि के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आ जाते हैं अगर नाम है बेटा तो। उसके बाद है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जो शब्द हमें किसी एक यानी कि जाति का बोध कराते हैं हमें। जब कोई शब्द एक ही प्रकार के सभी प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों की पूरी जाति का बोध कराए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे स्त्री, कौन सी स्त्री, बूढ़ी स्त्री, जवान स्त्री, इसका कुछ नहीं पता हमें, लेकिन किसका बोध कराया, स्त्री मतलब औरत जात का। लड़का, कौन सा लड़का, जवान या छोटा बच्चा है, कौन सा लड़का है, लेकिन कौन सा है, इसका कोई हमें उसकी जाति का पता चला है, विशेष तौर पे उसका हमें कुछ पता नहीं है। कुत्ता, कुत्ते की जाति, यहां पर देखो, अब मैंने पहले आपको एग्जांपल दी थी कि जहां पर कुत्ता आता है अगर तो वो पालतू है, उसका नाम रख दिया जाता तो वो विशेष में चला जाता, वो व्यक्ति में चला जाएगा। यहां पर जाति में कुत्ते की जाति का पता चलता है। गांव, अगर तो यहां पर देखो हमारे तरन तारण के पास बहुत सारे गांव है, पट्टी है, ये तो वो गांव तो है लेकिन पट्टी नाम दे दिया गया उस जगह को, तो वो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। देश के अंदर भारत है, नेपाल अपना है, अलग अलग देशों के नाम हैं, तो नाम जो है वो वैसे तो नाम दे दिए जाएंगे तो वो इसमें चला जाएगा व्यक्तिवाचक में, लेकिन यहां पर देश जातिवाचक में आ जाता है। नदी, पहले भी मैंने ऊपर भी बताया कि नदियों के नाम, जो नाम इसके अतिरिक्त जो नाम के अंदर आ जाते हैं ना, जिनका नाम दे दिया जाता है, स्पेशल नेम है अगर किसी का, तो वो व्यक्तिवाचक में आ जाते हैं। प्रॉपर हमें पता चल जाता है, तभी तो उसको प्रॉपर नाउन कहा जाता है। अध्यापक, अब कौन से अध्यापक, हिंदी वाले अध्यापक हैं तो उनका नाम होगा। ऐसे तो हमारी दुनिया में बहुत सारे अध्यापक हैं, लेकिन अध्यापक एक जाति है, एक जाति के बारे में हमें पता चलता है। तो यहां से क्लियर हो गया कि जब कोई शब्द एक ही प्रकार के सभी प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों की पूरी जाति का बोध कराता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। उसके बाद है भाववाचक संज्ञा। भाव यानी जिस चीज को आप लोग महसूस करते हो, आप लोग उसको छू नहीं सकते हो, महसूस कर सकते हो। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको आप लोग टेस्ट करते हो, तब आपको पता चलता है। दूर पड़ी चीज आपको नहीं पता है कि इसका स्वाद कैसा है, लेकिन उसको खाने से बाद में आपको पता चलता है कि ये इस प्रकार से, वो क्या, खाकर उस टेस्ट को समझना, वो क्या है, भाव है। मौसम, जितने भी हैं मौसम आते जाते हैं, सर्दी गर्मी आती जाती है, लेकिन उसका आपको अंदाजा कैसे होता है, जब आप उसको महसूस करते हो।
अवस्थाएं, हमारे जीवन में बहुत सारी अवस्थाएं हमारे साथ होती हैं। जैसे पहले जब बचपन होता है, फिर उसके बाद जवानी आती है, फिर बुढ़ापा है। तो बुढ़ापे में जाकर या जवानी का पता कैसे चलता है? इंसान तो वही होता है ना, बंदा तो वही है, लेकिन पता कैसे चलता है? उसके भावों से। बच्चा है तो उसका फेस और है, थोड़ा बड़ा हो गया, जवान हो गया तो उसके और हो गए, हाव भाव और हो गए, बूढ़ा हो गया तो मुंह पे झुर्रियां आ गई, तो बुढ़ापा, ये भी क्या है? भाव है। अब शत्रुता, अगर आपसे कोई नाराज है, आपका कोई शत्रु है, तो वो किससे पता चलता है? कि वो भाव है कि उसकी आपके साथ शत्रुता है। जिन शब्दों से प्राणियों व वस्तुओं के गुण, दोष, भाव, अवस्था, स्थिति आदि का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, जवान, बुढ़ापा, शत्रुता, मित्रता, लंबाई, चढ़ाई, मिठास, दुख, सुख, गर्मी, सर्दी आदि। ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञाओं का रूप है, जिनको देखा जाए, छुआ नहीं जा सकता। न केवल सिर्फ और सिर्फ इसका अनुभव ही किया जा सकता है, जिसको महसूस ही किया जा सकता है, तो वो किसके अंतर्गत आ जाते हैं? भाववाचक संज्ञाओं के अंतर्गत। उसके बाद आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य यानी पदार्थ, धातु का बोध हो, उसे द्रव्य कहते हैं। किसी मटेरियल का पता चले हमें, उसे द्रव्यवाचक कहते हैं। मटेरियल को ही हिंदी में द्रव्य कहा जाता है। द्रव्यवाचक संज्ञा की विशेषता यह है कि इन संज्ञाओं को गिना नहीं जा सकता, केवल नापा तोला ही जा सकता है। जैसा कि मैंने पहले भी ऊपर बताया था आपको, पहले भी इसी एग्जाम्पल दी थी आपको गणनीय और अगणनीय में। उसी प्रकार से द्रव्य में हम चीजों को गिन नहीं सकते हैं, लेकिन उनको नाप तोल सकते हैं। जैसे दूध को गिना नहीं जा सकता, नापा जा सकता है, तोला जा सकता है। पानी है, पानी को नापा जा सकता है कि 1 गिलास पानी है। लोहा कितने किलो है, ये पता चलता है। सोना कितने किलो है, अनाज कितने किलो है। जहां पर आप उस चीज को नापते हो, उसको तोल लेते हो, वो चीजें किसमें आ जाती हैं? द्रव्यवाचक में। इसके बाद आते हैं हमारे पास समूहवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से प्राणियों व वस्तुओं के समूह का बोध होता है, झुंड का, इकट्ठ का, तो उसको क्या कहते हैं? समूहवाचक। जैसे कक्षा, ये जाति, कक्षा जो है ये जाति के अंतर्गत नहीं, ये समूह के अंतर्गत आएगा। जहां पर बहुत ज्यादा लोग खड़े हैं तो वो किसके अंतर्गत आ जाएगा? समूहवाचक के अंतर्गत। भीड़, ये नहीं पता इसमें कितने औरतें हैं, कितने मर्द हैं, ये नहीं पता, बस भीड़, समूह का पता चलता है। झुंड, पता नहीं कितने जानवर वहां पर खड़े हैं, लेकिन झुंड इकट्ठा है, जानवरों का झुंड इकट्ठा हुआ पड़ा है। सभा, बहुत सारे लोग बैठे हैं, लेकिन ये नहीं पता है कि कौन कौन से लोग, कौन कौन सी जाति के, कौन कौन से व्यक्ति विशेष बैठे हैं, लेकिन वहां पर क्या है? एक सभा है। सेना में किसी धर्म से संबंधित नहीं होते हैं, किसी की एज का नहीं पता चलता, किसी के भाव का नहीं पता चलता। सेना मतलब एक समूह है जहां पर बहुत सारे लोग भी रहते हैं, जिनमें कुछ एज्ड हैं, कुछ बहुत जवान हैं, कुछ अलग से। सेना एक अलग से समूह का नाम है। परिवार में, परिवार लोगों से बनता है, उसमें हर प्रकार के लोग होते हैं, छोटे बड़े सब, तो परिवार एक समूह के अंदर आ जाता है। कलेक्टिव, इकट्ठ, गुच्छा, ये भी समूहवाचक में आ जाएगा। इसके बाद हम लोग भाववाचक संज्ञाएं बनाते हैं। अब भाववाचक संज्ञाएं जरूरी नहीं है कि अकेले भाव से ही बनती हैं, कुछ जातिवाचक, कुछ विशेषणों से भी बनती हैं। यहां पर जातिवाचक अभाववाचक संज्ञा की रचना किस प्रकार से की जाती है उसकी है, जो मूल रूप से भाववाचक होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? भाववाचक संज्ञाएं ही कहा जाता है। 2 प्रकार से होती है इसकी। पहली तो है जो मूल रूप से खुद में ही भाववाचक है, जैसे क्षमा, क्षमा खुद में वो एक भाव है। सत्य बोलना भाव है। सुख, दुख, अपमान, ज्ञान आदि ये सब क्या है? भाव है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो अन्य शब्दों से बनाई जाती है, जैसे चलना, चलना से क्या बन गया? चाल। हंसना, हंसना से, हंसना वैसे तो आप लोग देखो तो ये एक क्रिया का रूप आ जाता है, हंसना क्रिया है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि इसमें हंसी जो है वो इसका भाववाचक है। कायर से कायरता, ठीक है।
तो अब यहाँ पर भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार से उन्होंने बताई हैं कि हम लोग आगे इनको 5 भागों में विभाजित कर देते हैं। भाववाचक संज्ञा अगर हम लोग बनाते हैं, उनकी रचना करते हैं तो किन 5 प्रकारों से करते हैं ये नीचे है। पहला है जातिवाचक, दूसरा सर्वनामों से, तीसरा विशेषणों से, चौथा क्रियाओं से तथा 5वां अव्ययों से। पहला आता है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक। अब जाति है, जातिवाचक से है कि ये जाति है, जाति से अब भाव बनेगा। प्रभु है, कौन से प्रभु है? भाव क्या है? प्रभुता। सेवक है, कौन सा सेवक है? समाज सेवक है, ठीक है। यहाँ कौन से सेवक है? नौकर तो नहीं है कहीं पर, लेकिन काम क्या है? सेवा करना। तो भाव क्या है? सेवा। शिक्षक पढ़ाता है, काम क्या है उसका? शिक्षा प्रदान करना। मित्र है, मित्र के साथ क्या आती है? भाव। भाव क्या निकलता है? मित्रता। ये सब के सब जो है वो जातिवाचक के अंतर्गत आ जाते हैं, जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक बनाने के अंतर्गत। उसके बाद आता है सर्वनामों से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण करना। पहला आता है इसमें सर्वनाम जो है पराया, निज, अपना। ये हम लोगों ने पाठ में अगर पढ़ा होगा, सर्वनाम किसे कहा जाता है, आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है, तो उसके आगे भी उसके भाग हैं। तो ये पराया, निजवाचक, ये आपने सबने पढ़ा भी होगा वैसे भी। तो पराया जो है उसका जो भाव निकलता है वो है परायापन। निज, निजता या निजत। अपना, अपनत। आप, आपा। ये सर्वनाम से बनती है। उसके बाद है विशेषणों से भाववाचक संज्ञा। विशेषताओं को लेकर उसके आगे उसकी जो भाववाचक संज्ञा बनानी। कमजोर, राम बहुत कमजोर लड़का है, उसका ये जो है कमजोर जो है विशेषण है। अब भाव क्या है कि उसमें बहुत ज्यादा कमजोरी हो चुकी है। नीच, नीचता। कंजूस, कंजूस इंसान है, ये विशेषण है कि वो कंजूस है, लेकिन भाव क्या है कि वो कंजूसी बहुत करता है। सर्द, सर्दी। मीठा, मीठी चीज खाओगे तो वो आपको क्या, आपके अंदर भाव क्या आएगा? मिठास मिलेगी आपको। फिर आते हैं इसके बाद, नेक्स्ट है क्रियाओं से भाववाचक संज्ञा। जीतना, ये क्रिया है, इससे भाव जीत। पूजना, ये क्रिया है, काम क्या करना होता है? पूजना, पूजा करना। पढ़ना, क्रिया है, आप पढ़ रहे हो, ये क्रिया है, लेकिन इसके लिए जो कर रहे हो वो भाव क्या है? उसमें पढ़ाई करना। अव्ययों से भाववाचक संज्ञा जो बनती है, अव्यय है नीचे, ऊपर, निकट, दूर, ये सब अव्यय हैं। अव्यय से नीचे से होता है निचाई, ऊपर से ऊपरी, ये भाव है। निकट से निकटता तथा दूर से दूरी, ये अव्ययों से भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। ये तो आपको क्लियर हो गया। अब एक बार दोहराई कर लेते हैं इसकी। संज्ञा किसे कहा जाता है? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को जो बोध कराते हैं, उन शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के आगे 5 भेद हैं जो मैंने बताया अभी। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें रेखा, भारत, गंगा, रामायण आदि सारे के सारे आ जाते हैं। जातिवाचक, स्त्री, शिक्षक, लड़का, सेवक आदि। भाववाचक, बुढ़ापा, सुख, मिठास, लंबाई आदि। द्रव्य में दूध, सोना, चांदी, गेहूं, जिनको हम लोग नाप तोल सकते हैं, वो आ गए। समूहवाचक में था सेना, कक्षा, परिवार, झुंड आदि। अब इसके बाद जो मैं आपको टेबल दिखा रही हूं बेटा, इस टेबल को आप लोगों ने, ये आप लोग अपनी कॉपी में बनाओगे, जिस प्रकार से हमने पहले भी बहुत सारे टेबल्स बनाए हैं सभी चैप्टर्स के, ताकि हर जो चीज है वो आपको क्लियर हो जाए, हर टॉपिक आपको क्लियर हो जाए। इसमें मैंने अलग अलग साथ में एग्जांपल्स भी दी हैं। इसी प्रकार से आप लोग भी अपनी कॉपी पे बनाओगे और आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।